जवान को 4 बोतल मिलती हैं, जेसीओज को 6 बोतल मिलती हैं, और जो एशआर लिखने वाला वो 12 बोतल लेता है। 12 बोतल पीने वाला 4 बोतल पीने वाले 6 बोतल पीने वाले को लिखता है हैवी ड्रिंकर। अंधा कानून। सेना में सहन शक्ति बहुत है, और ज्यादा सहन शक्ति वाला जब अपने आवेश में आता है या सहन शक्ति टूटती है तो भूचाल आता है। भूखे प्यासे लड़ सकते हैं, आज भी हम लड़ेंगे, हम वतन के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन अपने शोषण के खिलाफ भी हम लड़ेंगे और हर हाल में हमारा हक लेके रहेंगे। ये सरकार आपके माध्यम से सुन ले, किसी भी माध्यम से सुन ले, मैं खुल्ला कहता हूँ, हम हमारा हक लेके भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है और जबड़े में हाथ दे के लेंगे। सीधा सीधा दे तो बहुत अच्छी बात है, जंग शुरू होगी, अब हम अपना हक लेके ही रहेंगे, किसी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सर, आप लोगों का एक ग्रांड शो हुआ था 3 तारीख को, लेकिन सरकार को उसके बावजूद भी सरकार है वो नहीं जगी है, क्या कारण है? मैं तो पहले तो प्रदीप चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल के गहराई से, और आप हमारा बात को लेकर के सरकार तक पहुंचा रहे हो। सरकार जगी हुई है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जगी हुई। एक होता है नींद में सो रहा है, एक बंद आंखों से जागते सपने देखता है, तो सरकार बंद आंखों से जागते सपने देख रही है। सब पता है, आपके माध्यम से सरकार के पास सारी बातें जारी हैं। 3 तारीख को पूरे भारतवर्ष के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सरकार के पास ज्ञापन आया है, 4 तारीख को भी राजस्थान से ज्ञापन आया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। सर, ज्ञापन है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी जो है भेजे गए हैं, पूरे देश भर के, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सरकार है वो सोई हुई है। समझ जान तो सब रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है वो? क्योंकि ये जुमला सरकार है, ये सरकार के अंदर जुमले ज़्यादा हैं, वाक ठगी ज़्यादा है, लोगों को स्पीच के माध्यम से उससे लोगों के दिल और दिमाग को ठगा जाता है, लेकिन धरातल के ऊपर कार्य करने की मंशा नहीं है। सरकार की स्टेम योजनाएं हैं वो राजनीतिक धरातल को लूटने की भी है और आम आदमी की जेब काटने की भी है। सरकार के ऊपर आप इस तरीके के लांछन लगा रहे हैं, तो आप मुझे एक और चीज़ बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो सेना के साथ में दिवाली भी मनाते हैं। अरे साहब, सेना के साथ तो दिवाली किसी गरीब को कह दोगे वो भी जाके मना लेगा। सेना के साथ जाकर के उनके साथ मिठाई खा लें या हथियार हाथ में लेके खड़े हो जाएं, तो उससे वो नहीं होता है। खाली ये तो ठगने के सूत्र हैं, ये ठगने के सूत्र हैं। सेना के साथ में अगर दीपावली मनाते, ईद मनाते, लोहड़ी मनाते और सेना का अगर सम्मान करते ना, तो अब तक सैनिकों को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं थी। सेना को सेना का हक दे दिया जाता। 60 के अंदर, 60 से बाद में, मतलब 70 से पहले एक 3rd ग्रेड का टीचर की तनख्वाह एक सैनिक से कम होती थी। जब सैनिक के 55 रुपये होते थे तो एक टीचर के 50 रुपये होते थे। और आज सिविल के अंदर इन लोगों ने हड़ताल कर के 9, 18, 27 करवा लिया, केंद्र ने 10, 20, 30 करवा लिया। तो एक 4th ग्रेड का कर्मचारी है वो 25,000 रुपये बेसिक पेंशन लेता है, और सेना का जवान, नरबली देने वाले जवान, उनकी 18,000 पेंशन है पुराने वालों की, और 18 से 21,000 है, तो उससे कम है। अब सेना के अंदर 3 ही रखे हैं, XYZ, लेकिन धरातल के ऊपर है उनका जो पे स्केल है और है वो बहुत डाउन है। अब 3rd ग्रेड का टीचर प्रमोशन पा करके एक लेक्चरर की पोस्ट से रिटायर होता है, तो उसकी तनख्वाह है बेसिक ऑन ड्यूटी 74,000 से ऊपर चली जाती है। उसकी 36,000 से ऊपर 37-38,000 तक पेंशन है, और एक सिपाही की है वो 18,000। अगर वो पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी सेक्शन तक को पढ़ाते हैं, तो आज के जवान भी पढ़े लिखे हैं, और अगर लड़ाई चल रही है या जहाँ इंसर्जेंसी है, नागालैंड है, मिजोरम है, कश्मीर है, जहाँ भी है, छत्तीसगढ़ है, और वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, तो किसी को भी
बोलेंगे कि आपको एक रोज़ का 1 लाख रुपया मिलेगा या 2 लाख मिलेंगे, तब भी वो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे कि 2 लाख नहीं, मैं तेरे को 10 लाख दे दूंगा, तू चला मेरी जगह चले जा। क्योंकि जब गोलियां चलती है ना तो लोग जवानी आगे जाते हैं। ये नरबली देने वाले, अब इनके 18,000 पेंशन और 4th ग्रेड के कर्मचारी की 25,000, 3rd ग्रेड के टीचर की 36-37,000, 38,000। तो ये कहाँ है? सेना को कहाँ अच्छा सर, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप बार बार बात करते हैं कि जो विसंगतियां हैं वो हो गई हैं और अब सरकार पर भी लांछन लगा रहे थे। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को जो OROP था वो किसने दिया था? OROP अभी तक मिला नहीं है और OROP से सर OROP मिला नहीं था तो OROP 2 में जो है मतलब बदलाव कैसे होने थे? नहीं, OROP अभी पूरी तरह से नहीं मिला और 2 के अंदर विसंगति कर दी ना कि हमारा 2.57 ऑफिसर का 2.81 बढ़ाया। ये बेईमानी नहीं है क्या? ये बेईमानी है। अब कहते हैं कि ऑफिसर ने करवा लिया, सरकार ने किया है। अफसरों ने बेशक, सरकार किस लिए उसकी नज़र होनी चाहिए। आज सेना के हमारे अंदर ही विरोधाभाव पैदा कर दिया। आज हमारे अफसरों के खिलाफ हमें बोलना पड़ रहा है, अफसर हमसे नाराज़ हैं, हम अफसरों से ना। सरकार तो हमें आपस में भिड़ा रही है, जबकि सारी गलती सरकार की है, सरकार की जिम्मेवारी है। वो कहते हैं ना कि हम चौकीदार हैं, तो चौकीदारी हमारे इसके ऊपर चौकीदारी क्यों नहीं की? क्यों हमारे माल को लूट के ले गए? वो कौन ले गया? अफसर। सर अच्छा सर, आप अफसरों की बात बोल रहे हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने इससे पहले आंदोलन किया था? बिल्कुल किया था, है ना? उस आंदोलन में आपके आंदोलन को कौन लीड कर रहा था? देखो हमने आप मुझे एक बार, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। हम तो पहले भी जो हमारे आर्मी के अफसर चला रहे थे, सतवीर साहब चला रहे थे, इसी नीम के नीचे उनका टेंट लगता था, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं भी एक संगठन का मालिक हूँ, गौरव सेनानी संघ, और जो 2013 के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाया हमने राजस्थान से, नॉन ऑफिसर। हमने कभी उनका समर्थन नहीं किया। हम तो पहले से ही उनके विरोध में थे, क्योंकि हमें पता था कि ये काले अंग्रेज हमारा हक पे डाका डालेंगे, क्योंकि ये पहले से ही डालते। काले अंग्रेज कौन है? काले अंग्रेज यही जो आज हमारा हक लूट रहे हैं। ये यहाँ जब हमने लगाया, सिर्फ 14 आदमी आए थे हम जयपुर से, 8 आदमी यहाँ मिले, हमें 21 आदमियों ने। तब मैंने तो कहा था कि वो जनरल डायर का तख्त है और ये आज़ाद हिंद सेना है, क्योंकि जनरल डायर ने जिस तरीके से लूट की वैसे ही इन्होंने लूट की है। ये शुरू से ही है ना, लूटते आ रहे हैं। और अभी सेना में रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे, सेना से आने के बाद में इन्होंने खून चूस दुकानें खोल ली, हमें ठेका प्रथा के माध्यम से सर्विस दी। ठेका प्रथा में शारीरिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है और मानसिक शोषण होता है, क्योंकि आर्थिक और शारीरिक शोषण जहाँ होता है, मानसिक पीड़ा अपने आप पैदा हो जाती है। तो ठेका प्रथा के अंदर हमारा शोषण किया इन्होंने और PF काटा, जमा नहीं कराया। हमारा अरबों रुपया सैनिकों का PF का खा गए ये अधिकारी, जो ठेका लेकर के, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है ना हमें सर्विस दी, तो ये अधिकारी खाया। जिस देश की फौज गुलाम वो देश आज़ाद, और जिस देश की फौज आज़ाद वो देश गुलाम। हम हैं तो उससे हम ऑन ड्यूटी गुलामी करते थे, वो देश की आज़ादी के लिए थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी हमें गुलामी के दलदल में धकेल दिया। और हमारी मजबूरी ये रही कि हमें कम उम्र में आते तो हमारी जिम्मेवारियों ने पांव पसारा, तो हमारी जिम्मेवारियों को निर्वाह करने के लिए हमें दूसरी सर्विस की ज़रूरत है, और दूसरी सर्विस सबको मिलती नहीं है, तो हमें कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से मिली। उसके अंदर हमारा PF काट के जमा नहीं कराया। इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? अगर इन जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया, ईमानदारी से उनको चेक कर लिया जाए तो उनकी बेईमानी सामने आ जाएगी। बहुत से तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाइसेंस बनवा लिया और दूसरे को बेच दिया लूटने के लिए, उससे कमीशन लेते रहे, उनको घर बैठे कमीशन मिलता है, लाइसेंस उनके नाम है, चला कोई और रहा है। सर इससे पहले वाला आंदोलन था, उसमें जवान, JCOs, अधिकारी सारे लोग थे, तो इससे पहले वाले आंदोलन के बाद ही तो आप लोगों को OROP मिला है? सर मिला है, पर उसमें 20 तारीख के बाद भी पता लगा। इससे पहले वाले आंदोलन में आप सभी लोग साथ थे? नहीं थे, नहीं, उनके साथ कभी नहीं थे।
हम नहीं थे। अब आप ये कह रहे हैं कि जवान और जेसीओ साथ नहीं, हम नहीं थे। हमारा संगठन गौरव सेनानी संघ उनके साथ नहीं था। हम तो ऑन ड्यूटी भी है ना, इनका विरोध 85 जब मैं ऑन ड्यूटी था तब भी जैसे सेवादारी हो रहा है इसका विरोध है, क्योंकि इनकी कागज जो कानून की आवाज़ है कागज और कलम के बीच समाप्त हो जाती है। ये बंद कमरे में एशियार लिखते हैं, एशियार सिविल में होती है एशियार का भरपूर दुरुपयोग किया, जिसकी आवाज़ कागज़ और कलम के बीच समाप्त हो जाती थी और कोसों दूर बैठा जवान और जेशियो मूर्छित हो जाता था, उसकी रिपोर्ट ख़राब कर दी जाती थी, वो प्रमोशन से वंचित हो जाता था। काबिल होते हुए बहुत से जवान जेशियो तो इसलिए आए कि उनका काबिल थे, शर्तें पास थी, लेकिन इन्होंने उनको नॉट रिकमेंड कर दिया और वो जूनियर के नीचे जाने से तो कि वो डिमोरल हो गए, इसलिए वो रिजाइन दे के आए। बहुत सौ ने सुसाइड कर लिया। बहुत इन्होंने कलम का दुरुपयोग किया है। कानून अंधा है, ऐसे कानून अंधा है। मतलब आप ये बोले कि इस तरीके का जो शोषण है वो होता है? बिल्कुल होता है, आया है। और कानून इतना अंधा है कि इन्होंने एशियार का पावर दिया है। एक ऑफिसर एशियार लिखता है अपनी कंपनी के जवानों की, अब उसके अंदर वो लिख देता है एक जवान के लिए, एनशोज के लिए, जेशियोज के लिए हैवी ड्रिंकर। एक जवान को 4 बोतल मिलती हैं, जेशियोज को 6 बोतल मिलती हैं, और जो एशियार लिखने वाला वो 12 बोतल लेता है। 12 बोतल पीने वाला 4 बोतल पीने वाले 6 बोतल पीने वाले को लिखता है हैवी ड्रिंकर। अंधा कानून। तो सरकारें, हमारी सरकारें भी अंधी हैं, कानून भी अंधा है। कभी भी हमारे जवानों के बारे में तो सही ढंग से अपनी मेंटेलिटी को साफ नहीं किया, सही आईने से देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। और यही दुर्भाग्य है कि आज सेना को, भारतीय सेना को सड़कों पर आना पड़ा। भारतीय सेना इतनी डिसिप्लिन की है और बहुत ही सहन शक्ति वाली है। बहुत सहन शक्ति उसी में होती है जिसके अंदर शक्ति होती है। शक्ति भी पूरे विश्व में भारत की सेना जो जवान जेशियोज हैं इनसे मजबूत ना अमेरिका की है, ना रशिया की है, ना जापान की है, किसी भी देश की इससे मजबूत नहीं है। हम भारतीय सेना में सहन शक्ति बहुत है, और ज़्यादा सहन शक्ति वाला जब अपने आवेश में आता है या सहन शक्ति टूटती है तो भूचाल आता है। अब ये भूचाल आया हुआ है और सरकार को हर हाल में हमारी बात माननी पड़ेगी। आज माने चाहे कल माने, कुछ भी हो जाए, और हम डट गए हैं, अड़ गए हैं, भिड़ गए हैं, अपना हक लेके रहेंगे। किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। क्या उम्मीद है कि सरकार है वो आपकी बात सुनेगी? उम्मीद है सरकार हमारी बात या तो सुनेगी, और हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी तो सरकार बेहोश हो जाएगी। सरकार की नब्ज ढूंढने से नहीं मिलेगी, सरकार की नब्ज है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, आप इससे पहले शोषण की बात कर रहे थे, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आपको, मतलब जैसे क्या आपको कभी भी एक अलग नज़र से जो है फौज में देखा गया है? बिल्कुल देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। ये तो आज सरकारों ने सत्ता पाने के लिए सांप्रदायिक उन्माद पैदा करवाते हैं, जातीय उन्माद पैदा कराते हैं। इनको तो किसी भी सेना में भी जातीय उन्माद होता है। सेना में तो सैनिक नहीं मानते इस चीज़ को, सेना में तो नहीं होता। कुछ कीड़े होते हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन सेना के अंदर वो कोशिश फेल हो जाती है। कुछ हैं जो ऐसी भावना कभी कभी उनके बाहर आती है, लेकिन वो उसी टाइम दबा दी जाती है। सेना के अंदर तो नहीं है, सेना बहुत शक्तिशाली है। सेना ही एक ऐसा महकमा है जो राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, भाषावाद नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद है। एक सैनिक ही है जो देश की मिट्टी को नमक समझते हैं और वर्दी को अपना कफन समझते हैं, तिरंगे को अपना निशान समझते हैं और राष्ट्र को अपना धर्म समझते हैं, संविधान को अपना धर्म ग्रंथ समझते हैं। हम संविधान के भी पूरा सम्मान करते हैं, और तिरंगा हमारे लिए एक जिंदा आत्मा है। किसी के लिए ये निर्जीव कपड़ा हो सकता है, इसके रेशे रेशे धागे धागे में स्वतंत्रता सेनानियों के और सैनिकों के खून के धारे बहते हैं। हमारे लिए ये जिंदा प्रतीक है, और हम तिरंगे से
और अपने हथियार से जितना प्यार करते हैं अपनी जान से प्यार नहीं करते। एक तो हमारे हाथ में जब हथियार होता है तो हमारे प्राण जाने के बाद ही कोई हमारा हथियार लेके जा सकता है। और एक तिरंगे को हम तिरंगे का अपमान नहीं होने देते। हमारे प्राण चले जाएं बेशक, एक बार नहीं, अगर बार बार जिंदा करके भी हमारे को लड़ाया जाए तब भी हम अपने प्राण निछावर करते रहेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भूखे प्यासे लड़ सकते हैं, आज भी हम लड़ेंगे, हम वतन के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन अपने शोषण के खिलाफ भी हम लड़ेंगे और हर हाल में हमारा हक लेके रहेंगे। ये सरकार आपके माध्यम से सुन ले, किसी भी माध्यम से सुन ले, मैं खुल्ला कहता हूँ, हम हमारा हक लेके रहेंगे। भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है और जबड़े में हाथ दे के लेंगे। सीधा दे तो बहुत अच्छी बात है, चाहे ये सरकार दे चाहे आने वाली कोई सरकार हो, हम जंग शुरू होगी, अब हम अपना हक लेके ही रहेंगे, किसी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। कब तक सरकार आपको आपका हक दे देगी? सरकार हमारा हिमतान ले ले, हम डटे हैं, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम बिल्कुल सिद्धांतिक रूप से नैतिकता के साथ में बिल्कुल डिसिप्लिन में रह करके अपनी मांग पर डटे रहेंगे। हम हटेंगे नहीं, चाहे कितना भी समय लग जाए, 12 महीने लग जाएं, 5 साल लग जाएं, चाहे हमें यहाँ बैठे बैठे प्राण निछावर करने पड़े। जब तक सरकार हम पे हाथ नहीं उठाएगी तो हम भी सरकार पे हाथ नहीं उठाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे अनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहे। शब्द बाणों से तो मारते रहेंगे, शब्द बाण तो मारेंगे उनकी छाती में, शब्द बाणों से घायल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने में समझ जाए। चलिए, ये थे देश के पूर्व सैनिक जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो इनका हक है ये किसी भी हाल में सरकार से लेकर रहेंगे और ये लोग अपना जो हक है उसे, जो अधिकारी हैं उन्होंने जो विसंगतियां हैं वो जो पैदा करी हैं, उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से जो हमारा संविधान है वो जिस तरीके से बार बार अमेंड होता है, तो इनकी जो मांगे हैं, जो OROP है वो भी बिल्कुल अमेंड करके जो इनकी मांगे हैं उनके साथ में दुरुस्त किया जा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।